चलो, अब हम जाते हैं क्विजेज में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक मुझसे पूछो, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। एनी वन हैविंग एनी डाउट? एनी वन? ओके। तो अब जो हमारे पास क्विज वन है, ये कह रहा है ओस्टेड शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। क्या करा था ओस्टेड ने, क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेट से, इलेक्ट्रिक मास। करंट। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। आसान है भाई, बहुत ही आसान। ओस्टेड ने फर्स्ट टाइम शो किया था दैट मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट। Okay. The second one is the electric field and magnetic field of electromagnetic waves are parallel to each other, perpendicular, independent, परपेंडिकुलर टू इच अदर। perpendicular to each other. इसके बाद है तुम्हारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज रिप्रेजेंटेड फोर्थ। बाय। किससे रिप्रेजेंट होती है? पहले ये सर। पहला, ए डॉट डी एस इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए। ठीक है, इट्स ए। देन द क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये पढ़ो स्टेटमेंट किसका है ये? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर एम्पियर सर्किट। सर्किल। अभी याद होना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर वन, जिसमें हमने बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारे पास फिजिक्स, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। So we should always have the knowledge of this Gauss, that is what is divergence, what is curl, what is gradient, how we apply the this Gauss divergence theorem, and where we have to apply this Stokes theorem. So this is the very basic need for EMT. So now we are going for our next lecture, that will be, एक मिनट बच्चों, ओपन करूँ मैं इसे। इट्स लेक्चर टू। लेक्चर टू में हम पहुंच रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चों मेरे से पूछ लो। ये अब देखो भाई, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, कोई भी सर्किट है, आपकी करंट अगर फ्लो कर रही है, सपोज कहीं पर करंट फ्लो कर रही है ना, अगर वहां पर वायर ब्रेक हो जाए बच्चों बीच में, तो क्या करंट फ्लो कर सकती है? नो सर। हाँ सर। नहीं कर सकती ना। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है देखो, अगर कैपेसिटर की बात करें, किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर है ना, यहाँ से यस। मैंने बैटरी इसमें लगा दी, है ना, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और ये मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। क्या इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए? ये जो बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, यहाँ पर तो कोई कंटिन्यूस सर्किट है ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गई, हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। क्या ये वायर इसमें आपस में जुड़ा हुआ है, जो कैपेसिटर में अभी तक जो सर्किट में था, उसमें तो ब्रेक हो गया ना। हम्म। इस पर्टिकुलर डेल्टा एक्स के रीजन में तो आपका वायर तो है ही नहीं, तो करंट तो होनी नहीं चाहिए ना, यहाँ कैसे फ्लो कर गई? सर वो स्टोर करता है फिर इलेक्ट्रिक जब। कांस्टेंट था। ये तो तुम्हें अभी पता है, लेकिन अगर तुम बेसिक डेफिनेशन देखो, स्टोर कर रहा है लेकिन चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा ना। करंट का फ्लो होगी, चार्ज फ्लो होना चाहिए। जी। क्या फ्लो हो रहा है चार्ज इसके बीच में कहीं पर? इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है? हो रहा है सर। कहाँ हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहे हैं क्या? ऐसा तो कहीं नहीं है। ये तो स्टोर कर रहा है चार्ज को, इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होते चले जा रहे हैं। चार्ज स्टोर हो रहा है इसमें, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे में निगेटिव आ जाएगा। क्या चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में मूव कर रहा है? फिर तो एक उसकी इलेक्ट्रिक तरह फील्ड। इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, है ना, और वही बहुत हाई पोटेंशियल देंगे हम तब। तो ये एक क्या था, प्रॉब्लम थी कि आखिर जो कैपेसिटर है उनमें किस तरीके से करंट फ्लो करती है। ये फ्लो तो कर रही थी, है ना, कि लेकिन ये तो एक्चुअल में एक डिसकंटिन्यूटी है सर्किट में, कैपेसिटर, तो फिर भी करंट फ्लो कर रही है।
तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये अब हमने देखना है। ठीक है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। और अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट को कौन ब्लॉक करता है, कैपेसिटर या इंडक्टर? कौन ब्लॉक कर देता है? इंडक्टर। 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 इंडक्टर कर देता है ना। कौन ब्रेक करता है इसे? इंडक्टर। क्यों करता है, अभी हम इसे देखेंगे। ठीक है, और कैपेसिटर किसे ब्रेक ब्रेक करता है, किसे ब्लॉक करता है? वोल्टेज। वोल्टेज। मतलब कौन सी करंट को ब्लॉक करता है? कैपेसिटर कौन सी करंट को ब्लॉक करेगा? कंडक्शन। ये करता है तुम्हारा एसी को या डीसी को? एसी। एसी को ब्लॉक करता है। डीसी को। तो तुमने इलेक्ट्रिकल बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे। डीसी ये सर, डीसी। डीसी को ब्लॉक करता है, ये एसी को अलाउड करता है। अगर किसी सर्किट में एलिमेंट हमने ये लगा दिया, क्या, कैपेसिटर, तो ये एसी को तो अलाउ करेगा जाना, लेकिन डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और इंडक्टर इसका अपोजिट करता है, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अलाउड करता है। तो चलो अब देखते हैं इसके ऊपर। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल प्योरली ऑन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस पे ही आपका क्या हुआ था, मैं आप जो था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने समझाया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला कि जब भी आपका क्या होता है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी ना कैपेसिटर में, जब अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसमें क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, टाइम वेरिंग फील्ड्स। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, यस ऐसे ही तो सर। होता है ना। यस सर। नहीं, टाइम जैसे चेंज हुआ करंट की, मतलब आपका फील्ड की वैल्यू चेंज होते रही, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये एक तरीके से साइन वेव को फॉलो करती है। जबकि अगर डीसी की बात करें, डीसी तो क्या होता है, सीधे इसी तरीके से फ्लो करती है ना। तो टाइम के साथ वेरिएशन कौन दिखा रहा है, एसी करंट। तो ये जो टाइम वेरिंग फील्ड होता है, इसने कहा था इन टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपके नेचर में क्या होता है, ये भी टाइम के साथ वेरी चेंज होता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, ऑर्स्टेड ने देखा था क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, करंट की तरह। यानी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक करंट प्रोड्यूस करते हैं। किसके बीच में, इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। उस करंट को ही हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है एक्चुअल में उसमें कोई भी प्रॉपर्टी करंट वाली होती ही नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई भी प्रॉपर्टी करंट की नहीं होती। द डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंस लाइक द करंट इन विच द चार्जेस एक्चुअली मूव। यानी जो चार्ज जिनमें मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं उसे, कंडक्शन करंट। ठीक है, यानी कंडक्शन करंट है तो वो करंट किसकी फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अराइजेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड इफ यू आर टॉकिंग अप फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, that displacement current is produces due to the change in electric field. अब देखो, to demonstrate the displacement current consider an electric circuit in which, चलो एक बार डिटेल में देख लें इसे धीरे धीरे, क्योंकि हमने डिस्कस तो करना ही है, तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होगा किस तरीके से ये चेंज की बात चल रही है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच द कैपेसिटर इज चार्ज विथ अ बैटरी ऑफ EMF। हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, ये बैटरी है आपका। इस बैटरी बी से क्या करा हमने, इसमें एक करंट फ्लो करवाई। तो इस बैटरी के कनेक्ट होने से क्या होगा, इन कैपेसिटर्स में चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। द करंट इज गोइंग टू डिक्रीजिंग एज द कैपेसिटर इज चार्ज, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने से अब जैसे जैसे चार्ज होता चला जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, करंट भी आपकी कैपेसिटर में चेंज होते चले जाएगी। और फिर धीरे धीरे ये आपका
फुल चार्ज होने के बाद आपकी डिक्रीज भी होते चले जाएगी करंट। तो इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से आपका जो कैपेसिटर है उसमें क्या होगा, आपके जो प्लेट्स हैं उनके बीच में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमिना आपका स्टार्ट होगा। अब देखो इसके बाद व्हेन द कैपेसिटर चार्ज्ड अप टू अ वोल्टेज इक्वल्स टू एम ऑफ बैटरी द करंट इज स्टॉप्ड। अब जब ये फुली चार्ज हो गया, अब कोई भी करंट इसमें, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता, तो क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी? करंट नहीं। क्योंकि ये फुली चार्ज हो गया, अब कोई भी यहाँ से चार्ज आपका फ्लो नहीं कर रहा है। जब चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट क्या होगी, फ्लो इसमें करना शुरू करे रहेगी या नहीं रहेगी? स्टॉप हो जाएगी ना। करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यही तो होता है। जब यहाँ पर वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, यानी जो ईएमएफ इसने प्रोड्यूस करा और इस पे जो आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है ना, तो क्या होगा, दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अब इसकी तरफ फ्लो नहीं करेगा, यानी अब इस कैपेसिटर में कोई भी अब चार्जिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब अब करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम अगर ये बैटरी के बराबर पहुंच गया तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। समझ में आई ये चीज़? पहले बताऊं मुझे। जी सर। ठीक हो गया। In the empty area between the capacitor, if the magnetic needle is placed, then it gets deflected, showing the presence of magnetic field. Thus, this is equivalent to current produce same magnetic effect as the ordinary current in a conductor. This equivalent current is termed as the displacement current. अब देखो ये तो हमारे, तो मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अब ये हमारे पास बैटरी थी, है ना। इस बैटरी में ईएमएफ प्रोड्यूस करा जो एक्चुअल में किसके नेचर में था, आपका अल्टरनेटिंग करंट। यानी जब फील्ड्स आपका बड़ा होगा, मैक्सिमम पहुंचा, तो इसकी चार्जिंग हुई होगी, है ना। करंट आपकी जब मैक्सिमम चार्ज हो गया तो फ्लो होनी बंद हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका क्या होगा, फील्ड रिवर्स हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर कहाँ चला गया, फील्ड रिवर्स में। फिर इसमें क्या हुई होगी, डिस्चार्जिंग, यानी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग फिर से करंट आपकी फ्लो करी होगी। यानी आपका इस पूरे ड्यूरेशन में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, आपका करंट क्या कर रही होगी, इसमें फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से इस कैपेसिटर में चार्ज पहले आपका आ रहा है, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी फील्ड्स बनेंगे, फिर फील्ड्स दोबारा से क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। इस तरीके से फील्ड हमेशा क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फैराडे ने क्या किया, उसने इस कैपेसिटर के बीच में उसने कहा यार अब ये फील्ड तो चेंज हो रहा है और हमें करंट सर्किट में मिल भी रही है, जबकि इसके बीच में तो क्या आ गया, एक आपका क्या आ गया, ब्रेक आ गया। यानी एक तरीके से हम कहें कि ये ओपन सर्किट की तरह हो गया। ठीक है, ये किसकी तरह हो गया, यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह हो गया। तो यहाँ पर करंट आपकी फ्लो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा सर्किट में तो करंट तो फ्लो कर रही थी। अब उसने क्या करा, इस के बीच में एक कंपास लेके गया। ठीक है, फैराडे ने ये चीज देखी थी, कंपास जब इसके बीच में लेके गए तो इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जबकि यहाँ करंट नहीं थी। तो यहाँ करंट नहीं थी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। इसका मतलब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो कर रही होगी। तो इसलिए ये बोला गया जो ये टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, एक किसके इक्विवेलेंट होता है, एक करंट के इक्विवेलेंट होता है, जिसे क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, thus this is equivalent current produces the same magnetic effect as the ordinary current in conductor. This equivalent current is termed as displacement current. ये बताओ, ये चीज समझ में आई तुम लोग के, जो अभी तक की मैंने इतनी राम कहानी कही, इसमें कुछ समझ आया, ये बताओ। हाँ बच्चों, यस सर। क्या समझ आया? क्या समझ में सर आया? वो मैग्नेटिक फील्ड, सर जो वो डिस्चार्ज और चार्ज होता है सर,
सर वो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज होता है तो सर हाँ उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है हाँ। जिस जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्विवेलेंट होता है। एक्चुअल में जो हमारे पास ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में है ना, वो वेरी होता रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो इसकी वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपकी प्रोड्यूस होती है किसमें, सर्किट में, दैट मीन्स इन कैपेसिटर। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है यानी वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड तभी होंगे जब आपका वहां कोई करंट फ्लो कर रही होगी। फिलहाल इस सर्किट के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इन्होंने इससे रिवर्स बात की, उन्होंने कहा इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इफेक्ट तो आएगा करंट की वजह से, क्योंकि अगर हम इस वायर के दोनों तरफ यहाँ लूप लेंगे तो यहाँ हमें करंट तो मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये भी एक करंट के इफेक्ट से ही आ सकता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यहाँ पर इन दो कैपेसिटर के बीच में कोई करंट टाइप की एक प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो कंडक्शन करंट की तरह ही है, जो कंडक्शन करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि करंट टाइप की जो प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में किससे अराइज हुए थे, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए क्या बोला गया, दैट द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्विवेलेंट टू अ करंट इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आया डिस्प्लेसमेंट करंट का तुम्हारा कॉन्सेप्ट। समझ आया बच्चों, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का तुम्हारा कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब देखो इसने क्या करा यहाँ, बहुत ध्यान से देखना। अब हम एक, हाँ सर सर आप ये वाली रिकॉर्डिंग हाँ है इसे वो अपलोड करूँगा। कर दोगे? सर मुझे कॉलेज जाना है वो स्कॉलरशिप के लिए सर, कौन जैसे बोल रहा है, मैं अटेंड। सर अंशुल ठाकुर। अंशुल? जी सर। तो भैया रिकॉर्ड तो मैं करूँगा भेजूंगा, लेकिन चल ठीक है तो देख ले अपना। सर इससे पहले वाली में मैं मतलब प्रेजेंट था, वो लगा देना आप अटेंडेंस में। अच्छा चल ठीक ठीक है। है। थैंक यू सर। ओके बच्चों, तो अब देखो इधर, ये अब बहुत ध्यान से देखना है इस सर्किट को। इस सर्किट में कैपेसिटर है, ठीक है, ध्यान से देखना। इस कैपेसिटर के बीच में कोई वायर तो नहीं है ना, यानी क्या है, इसमें कोई भी आपका करंट इनक्लोज्ड नहीं कर रहा है। देखो अब क्या चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये इस तरीके से, बहुत थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसे। ये था मेरे पास, यहाँ से करंट आ रही है, ये आपका आई, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट यहाँ ये फ्लो कर रही है आई। अब क्या हमने क्या करा, इसके चारों तरफ एक क्लोज लूप ले लिया, ठीक है, वायर के चारों तरफ क्या ले लिया, क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप से मैंने दो सरफेस बाउंड करे, एक सरफेस S2 दिखा है, ध्यान से देखना, ये सरफेस कौन सा है, S2। ये कौन से लूप से बाउंड हो रहा है, ये जो लूप हमने L बनाया है। और इसी लूप से कौन सा सरफेस बाउंड हो रहा है, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दो सरफेस हो गए ना, एक सरफेस तो इस तरीके से है जो कैपेसिटर से होके निकल रहा है, और दूसरा लूप, दूसरा सरफेस कौन सा है, जो हमने सीधे इस लूप के उस एरिया को डिनोट किया जो इस सर्किट के वायर के जो इसको कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, है ना। तो ये दो सरफेस हुए। अब देखो ये जो सरफेस एस है ना, तो ये लूप S1 के अलोंग जो सरफेस को कवर कर, जो सरफेस बन रहा है, इसके से होके कोई आपका एलिमेंट जा रहा है सर्किट का, ये सर्किट का एलिमेंट गया, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाओ, देखो ये देखो, S1 सरफेस के लिए एम्पियर्स लॉ लगाया तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सही है ये बताओ बच्चों। Yes, sir. यस सर सही है। अब मैंने लगाया सरफेस S2 के लिए, ये सरफेस S2 भी तो किस लूप से है आपका, इसी लूप से है ना, लूप एल से। अब इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाऊं, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों हुआ, क्या ये सरफेस कोई
एरिया मतलब कोई चार्ज को बाउंड कर रहा था, कोई करंट बाउंड हो रही थी इससे? नहीं सर। नहीं No, हो रही sir. थी। अगर ये कंटिन्यू सर्किट होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई मैं ये सरफेस लूँ, मैं ये वाला सरफेस लूँ, मैं ये सरफेस लूँ, हमेशा बी डॉट डी एल कितना आना है, म्यू नॉट आई तो आता ना। ये सारे के सारे सरफेस किसे बाउंड कर रहे थे, इस क्लोज लूप के अलॉन्ग, यही तो था। लेकिन अब मैंने सरफेस S2 लिया, इस सरफेस S2 में क्या रहा, बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आ गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए दोनों रिजल्ट। ये समझ में आया? पहले ये चीज़ बताऊंगी। जी सर। ठीक है, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे मैंने एक क्लोज लूप ले लिया और मैंने क्या करा, सरफेस बाउंड करे इससे। एक सरफेस ये था S1, फिर ये लिया S2, इस तरीके से तीसरा सरफेस लिया S3। तो हर बार ये जो सरफेस है, कोई भी सरफेस S1 S2 S3 लूँ, ये कौन से लूप से बाउंड हो रहा है, L से। और अगर मैं बी डॉट डी एल करूँ, हर केस में मेरे पास ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई, अगर आई करंट इससे फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हमने केस देखा जो सर्किट बना हुआ है हमारे पास। अब सर्किट में देखो, फिर से मैंने सरफेस बनाए इस सेम लूप से। पहले सरफेस S1 बनाया जो इस तरीके से था, जिससे होके वायर आपका जा रहा है। दूसरा सरफेस S2 बना, लेकिन इस बार क्या था, ये सरफेस S2 किससे होके गया आपका, ये कैपेसिटर में से होके गया। लेकिन अब इससे कोई भी वायर या चार्ज फ्लो होके नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इसके अलोंग जो हमारे पास फील्ड बनेगा, मतलब जो हमारे पास पी डॉट डी एल हम लेंगे, वो क्या आएगा, जीरो। जबकि दोनों ही केस में म्यू नॉट आई आना चाहिए था। इसमें भी कितना आना चाहिए था, इट शुड बी म्यू नॉट आई। भले ही मैं S2 के ले लूँ, S1 के ले लूँ, S3 के लिए, हमेशा इट शुड बी म्यू नॉट आई। क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा सर्फ आपका कि सरफेस कैसा है ना। यानी कोई भी सरफेस लेते थे, बी डॉट डी एल हमेशा म्यू नॉट आई आता था। लेकिन इस बार जब मैंने सरफेस S2 लिया तो ये कितना आ गया, जीरो। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये जो एम्पियर्स लॉ है ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया भाई। अगर ये वैलिड था तो इसने दोनों ही केस में बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इस आपका जो एम्पियर्स लॉ है, इसने हमें क्या दिए, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे दिए, सरफेस S1 के अलोंग और S2 के अलोंग। तो मैक्सवेल ने ये यहाँ से निकाला कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आया, इसके पीछे का रीजन ये है, जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये किन फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर कांस्टेंट यानी स्टडी स्टेट फील्ड्स के लिए, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। इस चीज़ को ध्यान देना, जो एम्पियर्स लॉ तुम लोग अभी तक पढ़ के आए हो, कौन से फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, और स्टडी स्टेट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। अगर फील्ड्स टाइम वेरिंग हैं, जैसे अल्टरनेटिंग फील्ड्स होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, उस केस में एम्पियर्स लॉ क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। तो इसलिए क्या करा मैक्सवेल ने, जो ये मैक्स जो एम्पियर्स लॉ था, इसे क्या करा, मॉडिफाई करा और लेकर आया मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जो सर जी एम्पियर, टाइम हो लिया, वो ले लीजिए अटेंडेंस। हाँ रुक जा, मैं कर लूँगा, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ। 2 मिनट रुक, क्योंकि ये जरूरी है समझना। फिर मैं आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? जी। तो अब कैसे टाइम वेरिंग फील्ड्स, क्योंकि इसके ऊपर पूरा मैक्सवेल इक्वेशन 4 का डेरिवेशन आएगा, वो हम देखेंगे। तो जो ये इसने कहा कि ये जो टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं और जो ये करंट है जो कैपेसिटर के बीच में फ्लो कर रही है, उसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसके लिए जो फॉर्मूला लेकर आए, कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ये है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम इसे दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे और तुम्हें ज़्यादा क्लियरली समझ में आने वाला है। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। चलो, अब मैं तुम लोग की फटाफट से अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो अटेंडेंस बोलोगे सभी लोग, क्योंकि टाइम भी लगभग हो ही गया तुम लोग का।